जी हो गया ना भाई। जी हो तो गया ऊपर नहीं होगा। नहीं नहीं वैसे ये बस नहीं नहीं कुछ नहीं, वो गलत है। एक दिन जब वो आएगा तो फिर मैं नहीं आऊँगी। जो लोग साथ रहे मेरे उन्हें यहाँ खिलाऊंगी, उनके लिए बिरयानी बना के यहीं पे। और जो दुश्मन है उन्हें दिखाऊंगी, देख हर जीत इंसाफ की होती है, हक की होती है और सच्चाई की होती है। भैया आप ये मोमबत्ती मत लगाओ यहाँ पे। कहाँ लगाएं? हमारा बच्चा हमसे छीन लिए, बकवास कर रहा है ऊपर से। लेकिन उसके काम पे चूड़ा लग रही है, जहाँ पहुँचना चाहिए खबर वहाँ नहीं पहुँच रही है। हम लोगों तक पहुँच रही है। हम लोग जानते हैं कि एक लड़का नजीब जेएनयू में आया था, लेकिन कैसे उसके कान खुले, कैसे उसकी आँख खुले, मुझे समझ में नहीं आता। अब मैंने सोच लिया मैं अब किसी भी के साथ जाके जगह जगह ना इसके खिलाफ बोलूँगी, मंच पे खड़े होकर, तभी इसकी आँखें खुलेंगी। मुझे मारेगा मार दे, तो ऐसी मजबूरी क्या फर्क पड़ रहा है। वो मेरे यहाँ LKG PG से लेके 8 तक पढ़ा है। स्टूडियस बच्चा था, लड़ाकू बिल्कुल नहीं था, शरारती भी कम था और बहुत सिंसियर था। अगर ये किसी के साथ करता था कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ हूँ, तो वो रहता था। ये नहीं है कि टाइम देख के या सिचुएशन देख के वो पाला बदल ले, जैसे कह दे कि हाँ नहीं हम तो आपके साथ हैं। एक अच्छा बच्चा खो जाए तो कम्युनिटी का लॉस तो है ही है, माँ बाप का भी लॉस है, पूरे बदायूं शहर का लॉस है, हर तरह का लॉस है। कम से कम पता तो चले ना, इतना तो हम भी चाहते हैं। बुर्का पहनने वाली, घर के अंदर रहने वाली, थोड़ा कम पढ़ी हुई औरत थी, और लेकिन फिर भी उसने जितनी करेज और स्ट्रेंथ दिखाई है, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना जा सकती है, इतना कर सकती है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एक बेटे की चाह ने उनके अंदर भर दिया। माँ सिर्फ माँ होती है, उसके बारे में कुछ भी कहना ज़्यादा हो जाएगा। आ जाओ भाई। हाँ अल्लाह ही जाने क्या होगा अंजाम। कोई पढ़ाई खड़ाई नहीं, कोई कॉलेज नहीं। कॉलेज में सभ्यता सीखने के लिए आदमी बच्चों को भेज रहा है, हुआ सारी आफतें आ रही हैं। तुम भेज रहे हो, तुम दुनिया की दौलत खर्च कर रहे हैं कि बच्चा किसी काबिल बनेगा, हुआ ये उठे मसले हो रहे हैं। कमी किसकी है? गवर्नमेंट की कमी है क्या? गवर्नमेंट भी है इसमें, और इसमें इसमें कॉलेज वाले भी हैं, सब शामिल हैं। कोई कैसा भी कोई नहीं सुनवाई नहीं हुई। आज छुट्टी कहाँ प्रशासन ने साथ नहीं दिया। प्रशासन अगर साथ देता क्या करेगा? प्रशासन के बच्चे हैं, प्रशासन क्या कर देगा? हमारे घर का बदमाशी कहीं करिए तो हम उस पर ध्यान ना देंगे। हाँ देंगे, सही बात। नहीं देंगे ध्यान। इधर उधर मारो, पता मुश्किल है कैसी बात है।
एक्सीडेंट कैसे हुआ था आपका, मतलब गिर गया था? एक्सीडेंट वो ऐसा हुआ, वो ऊपर जो टैंक वगैरह है वो बराबर में पानी नहीं जा रहा है, बोले कोई हमारे यहाँ इंतज़ाम कर दो, पानी नहीं आ रहा हमारे घर में, तो परेशान है पानी की वजह से, टैंक में नहीं चल रहा है, तो ऐसी पाइप लगाने चढ़ा था, तो पता नहीं क्या हुआ, गिर पड़ा मैं वहाँ से। काफ़ी चोट है? बहुत आई थी, यहाँ से डॉक्टरों ने जवाब भी दे दिया था कि कहीं भी ले जाओ बचेंगे नहीं। फिर बरेली में कराया, महाजन हॉस्पिटल में इलाज। जब से नजीब के केस हुआ है तो चिड़चिड़े हो गए हैं, बस बता नहीं सकते। अब आज वो लोग जो नजीब को नहीं जानते हैं वो कहते हैं हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे शहर का बच्चा JNU पहुंचा। हम नहीं जानते थे JNU क्या है, इस पूरे इलाके से वो अकेला? हाँ अकेला पहुंचा था, यहाँ का कोई नहीं था उसके साथ। अब वो भी किस कोर्स में, MSc बायोटेक्नोलॉजी में, जो कि बहुत टफ कंपटीशन है जिसका ऑल इंडिया लेवल में। टॉप 50 में उसकी रैंक थी और OBC में 2 थी उसकी रैंक। आप लोग आते हो, सब चीज़ें दोबारा दिमाग में मेरे आ जाती हैं, मैं भूलती कभी नहीं हूँ। रात में करवट भी बदलती हूँ तो अपने बच्चे के लिए दुआ करती हूँ। कोई लम्हा ऐसा नहीं होता कि मैं दुआ ना करती हूँ, चाहे हंसती हूँ चाहे रोती हूँ। रात को बिजली कड़क रही होती है, मैं अपने बच्चे के लिए दुआ कर रही होती हूँ। बारिश हो रही है, दुआ कर रही हूँ। धूप में कहीं रास्ते भर सफ़र में जब भी रहती हूँ, कहीं भी जाऊँ, दुआ करती जाती हूँ पूरे रास्ते। जो लोग मिलते हैं उनसे भी कहती हूँ, जो लोग पहचान लेते हैं उनको भी बताती हूँ कि दुआ करिए आप, मुझे दुआओं की ज़रूरत है सिर्फ। साथ तो मेरे साथ हज़ारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं और दुआ करने वाले भी बहुत लोग हैं। हिंदू मतलब माँ होती है, किसी माँ का कोई मज़हब नहीं होता। सैकड़ों माएँ मेरे साथ खड़ी हुई हैं और कोस रही हैं इस हुकूमत को। मेरा तो बस यही मानना है कि बस इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा मेरा बच्चा मुझे मिलेगा और इन्हें इनका सवाल जो उन्होंने किया है उसका जवाब भी मिलेगा और मुँह की खाएंगे ये लोग हुकूमत से। बहुत ही बचपन में तो माशाल्लाह सेहतमंद और क्यूट बच्चा। नॉर्मली छोटे बच्चे परेशान करते हैं, उसको हमने कभी नहीं देखा था कि वो किसी को परेशान करता हो या रोता हो। सीधा सादा सिंपल एकदम, और जो कहो फ़ौरन मान लेना। उसकी बहुत ज़्यादा यादें तो इसलिए नहीं है कि हम लोगों ने भी बस जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए तो नानी के जाना भी कम हो गया एजुकेशन की वजह से, तो बस वही थी। उसके बाद जो उसकी मेन चीज़ थी वो थी पढ़ाई से दिलचस्पी। जब जाते थे तो रिज़ल्ट अपना बताता था, हमेशा फर्स्ट आना। और जब वो दिल्ली आता था तो उसका वही पढ़ाई से रिलेटेड। दिल्ली भी वो सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड ही आया है कि एग्ज़ाम देना होता था। नीट के एग्ज़ाम में मामी को बहुत शौक़ था उसे डॉक्टर बनाने का, और वो अपनी माँ के हर हुक्म पे सर झुकाने वाला। तो बस उसी टाइम पे हम लोगों की बातचीत होती थी, कैसा गया पेपर, अच्छा गया, कहाँ है सेंटर, कहाँ पड़ा है। और मामी जिस तरह से सेंटर एक दिन पहले जाकर देख कर आना कि कहाँ सेंटर है, और दूसरे दिन पूरा दिन ड्यूटी करना, आमतौर पे लोग नहीं करते हैं। और आमतौर पे जो छोटे शहर होते हैं वहाँ के लोग इतना नहीं करते हैं जितना मामी ने किया नजीब के लिए, और नजीब ने अपनी माँ के लिए बहुत मेहनत की पढ़ाई में भी। और जिस बेसिकली अगर मैं बदायूं के बारे में बताऊं तो वहाँ इतना एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस नहीं है। पूरे मोहल्ले में शायद यही एक फैमिली होगी जो इतना आगे पढ़ रही है। मैंने पढ़ाने की कोशिश करती थी, मैं खुद भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्हें पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद भी सब कुछ सीख गई थी। ABCD से लेके और ONE1 TW2 ये सब कुछ मैंने सीखा, और फिर उन्हें ट्यूशन लगाई जब वो बड़े क्लास में आते गए। और जब मैं उसके स्कूल में जाया करती थी, जब इसमें 12th में था 11th में था पेरेंट्स मीटिंग में,
तो उसके टीचर मुझसे कहा करते थे आपका बच्चा बहुत जीनियस है, देखिए आप ये बहुत पढ़ाई आगे जाएगा, ये बहुत पढ़ाई करेगा, ये बहुत नाम रोशन करेगा आपका। जब उसने इंटर कॉलेज से 12th पास किया तो उसके टीचर ने मुझसे कहा कि आप इसको BSc ना कराइए। हालांकि मैं नहीं जानती थी BSc BA और BCom क्या होता है। तो मैंने कहा सर BSc तो फिर मैं क्या कराऊँ उसे। तो कहने लगे सर मैम इसे आप कोचिंग में भेज दीजिए, ये मेडिकल क्लियर कर लेगा। तो मैंने उससे कहा नजीब क्या करोगे? बोला मैं आप जो कहेंगी वो करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं तुम्हें कोचिंग में एडमिशन करा देती हूँ। वो वहाँ से सेंटर पहुँचता था, मैं यहाँ से उसके एग्ज़ाम के दिन सेंटर पहुँचती थी। पहले साल जब उसने 2007 में एग्ज़ाम दिया था तो प्री तो कर लिया लेकिन मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाया। फिर मैंने उसको फिर रिपीट कोचिंग में करा दिया उसको, लेकिन वो तबीयत ख़राब हो गई, मैं उसको जाके वापस ले आई। तो फिर इनवर्टीज़ यूनिवर्सिटी है, उस वक्त नई उसमें कोर्स आया था MSc BSc बायोटेक का, उसमें उसको एडमिशन मिल गया। परसेंटेज भी अच्छी थी उसकी इंटर की और था भी जीनियस वो। वहाँ के टीचर्स ने उसके दिमाग में ये चीज़ डाली कि तुम JNU क्वालिफाई कर सकते हो। तो मैं भी नहीं जानती थी JNU क्या। सच्ची बात तो ये जब मैंने 9 फरवरी का मैटर हुआ तब मुझे पता चला कि कोई यूनिवर्सिटी है इस तरह से ऐसे ऐसे। फिर उसने मुझे बताया अम्मी। अब उसने फॉर्म भरे 5, एक भरा जामिया का, एक JNU का, एक जामिया हमदर्द का, एक एम्स का, एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का। अल्लाह के करम से चारों जगह क्वालिफाई किया उसने। अब तो उसने रेट लगा ली कि मुझे तो JNU चाहिए। अब तो मैं ये दुआ करो अल्लाह से कि मैं JNU में जाए, या अल्लाह JNU दे दे, या अल्लाह JNU दे दे, बस यही दुआ करता रहता था। अल्लाह JNU मेरा एडमिशन, मुझे JNU जाना है पढ़ने के लिए। लो JNU का रिज़ल्ट आ गया, JNU में क्वालिफाई कर लिया। किसी आदमी के जरिए आप मालूम कर लें, किसी के, मैं आपको कम से कम 50 आदमी यानी मिलवा सकता हूँ, 100 आदमी मिलवा सकता हूँ। इस गली से लेकर उस गली से लेकर और मार्केट तक कोई आदमी ये कह दे अगर कि ये बच्चे में क्या कमी थी तो आप मेरा दामन पकड़ सकते हैं। बहुत नेक बच्चा था, बेइंतहा होनहार, माशाल्लाह फर्माबरदार, किसी बात की कमी नहीं होने दी उसने। मगर वो इतना फर्माबरदार था कि जो माँ ने कहा है वो पत्थर की लकीर, बाप ने कहा है वो पत्थर की लकीर, उसमें कोई शुबा नहीं, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। क्या कहा जाए और क्या इस बात को सोचा जाए कि उसके बारे में तो हर आदमी यही कहता मिलेगा आपको, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। नजीब अगर आधा घंटा भी लेट हो जाता था बस से आने में, उसको बरेली से देरी होती थी तो मैं उस बस वाले को फ़ोन करके पूछती थी भैया क्या हुआ, जाम में हो, कहाँ हो? नहीं आंटी आ गया हूँ, बस थोड़ी दूर पे हूँ, जाम था रामगंगा पे। तो मैं इतनी बेचैन होती थी, घर से 10 चक्कर लगाती थी आंगन में टहल के, क्यों नहीं आया नजीब अभी तक, क्यों नहीं आया। मतलब बंदा बड़ा है, समझदार है, ग्रेजुएशन कर रहा है, तो बस उसका सीधापन और भोलापन के बस ना उसने मिस कर दी हो, क्लास से लेट ना आया हो, बस ये दिमाग में टेंशन रहती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो आ जाया करता था तो बस। और अब इतने दिन हो गए, 2 साल होने जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने मुझे इतना सब्र दे दिया है कि बस इंतज़ार कर रही हूँ कि वो दिन कब आएगा जब मैं दौड़ती दरवाजे पे नहीं जाऊँगी नजीब मेरे गले से लग जाएगा। उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। आप पूछिए जो भी आपको सवाल पूछिए। कि इनकी माँ जब से आई हैं मैंने देखा है इनको कि रेगुलर रो रही हैं, उनके आंसू सूख गए हैं। ये भाई है उनके, इनके आंसू सूख गए रोते रोते। मैं इनको लेके घूम रहा हूँ दिल्ली में कि कहीं भी इनके भाई मिल जाएं और हम इनको सुकून मिले, लेकिन ये हर 5 मिनट पे बिलक बिलक के रोते हैं। इनके आंसू खत्म हो गए हैं, चेहरे से इनके सिर्फ रोते हैं, दिल पकड़ के ऐसे हाथ धर के रोते हैं। भाई इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हमने उनको इतनी शर्त दे रखी है कि वो जब भी चाहे, जिसको चाहे, कभी भी मार सकते हैं। डॉक्टर मुर्दाबाद, 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 जल्द जैसा भी हो सकता
सकता है नजीब को ढूंढने की प्रोसेस शुरू की जाए। कल हम लोगों ने इसी चीज़ को देखते हुए एसीपी जो है उस पर एक मास डेलीगेशन का कॉल दिया है, एसीपी ऑफिस जाएंगे। पुलिस अभी हम लोगों को बोल के गई है कि वो जो एक ढूंढने का मतलब मिसिंग का कंप्लेंट के साथ साथ किडनैपिंग का FIR दर्ज कर रही है, जो लोग आइडेंटिफाइड करके हम लोगों ने दिए हैं उनके ऊपर। तो बस यही है, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि ABP बुरी तरह से इस कैंपस में इस चीज़ को लेकर उतरा हुआ है। हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम लोग इस गेट को जाम करके रखेंगे, प्रशासन से बोलेंगे यहीं आकर इसका अपना जवाबदेही तय करें और ये बताएं चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, पुलिस चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, बोलना चाहती अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। This violence which has happened, again I am telling that it will be viewed very strictly, but more concern is to get back and locate the. Okay. As a part of the authorities, you should hold an inquiry against the warden, against all the people who are involved in this incident, starting from ABVP students, starting from security guards, starting from illegal outsiders who were there, and including the warden. So I think, please give us concrete assurances in front of the warden. Sir, will the warden also be explained? अरे यार, जो मेरे हाथ में है, जो मेरे हाथ में है, वो वही मैं स्पीडी कार्रवाई कर सकता हूँ। पुलिस के कार्रवाई में मैं कुछ नहीं कर सकता। दो चीजें हैं, अगर आपको FIR का ही आंसर चाहिए तो एडमिनिस्ट्रेशन FIR नहीं सर आप इतना सा बात बताइए, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो उनकी माँ की कंप्लेंट पे चल रहा है। यूनिवर्सिटी कल को मैं गायब हो जाता हूँ, कोई जिम्मेदारी लेगी या नहीं लेगी? आप कंप्लेंट फाइल करेंगे नहीं करेंगे? मैं मेरे और ये रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द वार्डन टू लेंगे दिस क्वेश्चन। उमर, राइट नाउ आई डोंट हैव एन आंसर टू दिस। हमारे जितने सारे सवाल थे सर आके बोले हैं उनके पास आंसर नहीं है। एक मिनट, वो अपना आंसर ढूंढ के निकाले, लेकिन JNU की तरफ से बोला था, JNU की तरफ से बोलना चाहते हैं सर, जब तक JNU एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लेंट फाइल नहीं करेगा यहाँ से स्टूडेंट्स नहीं हटेंगे। के जो बाकी काउंसिल मेंबर्स हैं वो लोग यहाँ पे खड़े हैं। हम लोग वाइस चांसलर रेक्टर के साथ मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं। जो हम लोग कल डिमांड प्लेस किए थे कि यूनिवर्सिटी की तरफ से एक कंप्लेंट जाना चाहिए, उसका क्या स्टेटस हुआ वो अभी तक हम लोगों को पता नहीं है। मूवमेंट के लिए हम लोगों के साथ ही यहाँ पे मिसिंग है, एक दूसरे के साथ इसीलिए आप सारे लोगों से अपील है कि जब सारा चीज डिसाइड हो रहा है साथ में बैठ के, प्लीज उसी में आप अपने बात रखिए, उसी चीज में डिसाइड करिए। एक एक चीज का रिपोर्टिंग आपके पास जा रहा है, आप बस यही अपील है। देखिए हम लोग भी पुलिस के सारे अधिकारियों से बार बार यही चीज कह रहे हैं कि उनका मिलना बहुत जरूरी है। आप लोग जितनी जल्दी नजीब को खोज के लाएंगे उतनी जल्दी हम जो अंदर जो उन्होंने वायलेंस किया है उनको सजा दिलाने का प्रोसेस और तेज करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी अभी आप नजीब को लाने में रखिए और इस चीज को ही मेन हम लोगों का प्रेशर बना रहा है। नजीब को वापस लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा, कैसे भी हो लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा, नजीब को वापस लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा। हमारे भी जनता नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, कम्युनल वाले नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देखते हैं आप लोग अच्छा करके, जिसमें लड़कों के साइन है इसके अंदर, ये कंप्लेंट है उसी हॉस्टल के रूममेट्स की, जिसमें लड़कों के नाम लिखे हुए हैं। के अंदर 9 लड़कों ने जिन्होंने मारा है पूरा उनको, और इसके साथ पूरी डिटेल लिखी गई है और ये सारी डिटेल लिखी गई है और स्टूडेंट्स के सिग्नेचर्स हैं उसके रूममेट्स के साथ। पुलिस वालों ने वो लड़का कहा है जिसके सामने जिसने कंप्लेंट लिखी थी, मुझे उसको ही बोला।
मैं कह रही थी ऐसे ऐसे कहा गया, मुझे बताया गया, तो कह रहे जो आपने देखा आपको बताओ, जो आपके बेटे ने आपसे कहा, लोगों ने कहा वो मत बताओ। आपके बेटे ने आपसे क्या कहा था? पुलिस के साथ जब आप गए तो आपने क्या शिकायत में से की? मैंने कहा मेरा बेटा जो है, मुझे 11 बजे मिलने फोन आया था, मैंने किया था, उसने किया था, वो 11 बजे रूम पे था और मैंने उसको बता दिया था मैं आनंद विहार बस अड्डे पहुँच चुकी हूँ, मैं 1-1.5 घंटे में तेरे पास पहुँच रही हूँ और तू रूम पर ही मिलना, कहीं जाना मत कहीं। तो बोला ठीक है मैं यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। जब मैं रूम पर पहुँची हूँ तो मुझे रूम पर नहीं मिला मेरा बेटा। मैं ला फ़ोन लगाऊँ मैं, तो वो देखा फ़ोन वहीं पड़ा था, चार्जर भी वहीं पड़ा हुआ था उसका। मैं थोड़ी देर लड़के से पूछा रूम पार्टनर से कहाँ है मेरा बेटा, तो बोला अभी आता वहीं कहीं होगा। बैठ के थोड़ी देर इंतजार कर लूँ, कहीं गया होगा पानी वानी पीने, नहीं आया 1 घंटा 2 घंटा। तो 3 बजे मैंने पूछा कहाँ है मेरा बच्चा, देखो कहाँ है। तो ये लोग, मैंने उससे कहलवाया वार्डन से, तो हमने कहा अपने रिलेटिव में ढूंढो जाके, यहाँ नहीं है आपका बच्चा, वो कहीं गया होगा हमें नहीं पता। फिर रात को मैं थाने पहुँची, वहाँ रपट लिखाने बैठी तो किसी को अंदर नहीं आती। मेरे बेटे को मुझे बुलाया, मैं बता रही पहले आज जो आपसे आपके बेटे ने कहा वो आपको बताओ हमें, और जो आपने देखा वो बताओ। उन्होंने लिखवाया तुमसे, क्या कर नहीं लिखवाया? हाँ ये कहा कि ऐसे नहीं, इस तरह लिखो, ये हम जानते हैं किस तरह लिखा जाता है और में हम जाएंगे आपसे। डायरेक्शन दी गई उसको, बकायदा डिक्टेशन दी गई उसको और उससे लिखवाया। उस पुलिस वाला पहचानती हो तुम? नजीब को ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ, दिल्ली पुलिस ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ, वाइस चांसलर जवाब दो, जवाब दो, हर चीफ प्रोटेक्टर होशियार, ये तो हाँ, मगर उसको किडनैप हो गया, उसके बाद उसको एक्यूज माना जा रहा है। बताइए, इनोसेंट कभी वो किसी केस में मुलव्विस नहीं रहा, इनोसेंट बच्चा है। पहली बार जामिया JNU में आया और JNU से जो है ना उसको यहाँ पर जो है ना किस तरह से हरासमेंट किया जा रहा है, जो एक मखसूस तबके के लोग हरेस कर रहे हैं। रात 14 अक्टूबर की रात थी, वो 10-11 बज रहा था। हम और शाहिद रज़ा खान ऊपर थे, माही के 2nd फ्लोर पे, पर मैं पर्चा ही दे रहे थे कि अचानक से 1st फ्लोर से एक आवाज़ आई। तो हम लोगों ने बोला कि, मैंने और शाहिद ने बोला कि हम लोग दौड़े कि नीचे क्या है भाई। नीचे जैसे ही गए तो देखा कि रूम नंबर 106 जो कि कासिम का रूम था, ठीक है ना। उसके रूममेट के बारे में हमको नहीं मालूम था कि उसका नाम नजीब है क्या है, कुछ नहीं मालूम। रूम नंबर 106 जो कासिम का रूम था, उसके सामने देखा एक लड़का खड़ा है जो कि मेरा दोस्त था, मतलब क्लासमेट था, दोस्त नहीं बोलेंगे, मेरा क्लासमेट था। उसका नाम है विक्रांत। वो भी मेस सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा रहा था माही मांडवी हॉस्टल से। किस पार्टी की तरफ से? पार्टी नहीं था वो, बेसिकली वो सब कोई जानता है कि वो ABVP का है, सिंपैथाइजर है या जो है वो था वहाँ पर मौजूद। तो हम लोग गए तो विक्रांत बाहर था और वो बाहर में वो लड़का खड़ा हुआ था नजीब। तो हम लोग बोले क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो विक्रांत ने बोला कि हम गए वोट मांगने के लिए इसके पास, इसने हमें एक तमाचा मारा और मेरा कलावा खींचा, मतलब ये जो बैंड होता है। तो हम लोगों ने बोला तुम वोट मांगने गए, इसने कलावा खींच लिया, चलो देखते हैं कौन है। तो हमने देखा कासिम का रूम है, हमको लगा कासिम क्यों करे गया था। तो फिर रूम में देखा कोई और लड़का है। तो पूछने लगे हम लोग कि आपने इसका कलावा क्यों खींचा। हम और शायद बात ही कर रहे थे उस लड़के से। वो लड़का थोड़ा मतलब ऐसे से सर पे हाथ डाले हुआ, मतलब पसीना पोंछ रहा था, पता नहीं क्या। नजीब के रूम पे जब मैं पहुंचा 106 में, तो उसके मुंह से खून आ रहा था, उसके नाक से खून आ रहा था, उसकी आंखें लाल थीं। तो मैंने देखा कि यार इसको तो मार पड़ी है, इसने कहाँ मारा है। फिर भी मैंने उससे पूछा कि आपने क्यों मार दिया इसको भैया, धागा देखकर क्यों मार दिया। तो विक्रांत वो नजीब जो है कुछ नहीं बोल रहा था, चुप था और वो ऐसे सर अपना पकड़ रहा है, शायद सर दर्द कर रहा था या जो भी। रूम उसका बंद था, लाइट ऑफ थी और वो अंदर ऐसे लाइट जला रहा था लेकिन लाइट उससे जल नहीं रही थी। तो मैंने देखा कि ये कुछ नहीं जवाब दे रहा है, तो मैं बाहर आया। मैंने विक्रांत से कहा, जो उसके साथ और लड़के थे सुनील और अंकित, कि देखो वो उससे मैंने पूछा, वो जवाब नहीं दे रहा है, लेट्स गो टू द वार्डन, उसको हम बुलाते हैं, वार्डन जो बोलेगा हम वही करेंगे, हमारे पास अथॉरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है,
नहीं भैया धागा देख के मार दिया है, धर्म की बात आ गई है, नहीं छोड़ेंगे। अंकित इस तरह से बोलने लगा। अच्छा। हाँ, मैंने कहा धर्म की बात है, जो भी है, तुम यहाँ वार्डन यही सब काम करने के लिए बैठे हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा होता है वार्डन के पास हम चलते हैं। नहीं भैया नहीं, और अपना अग्रेसिवनेस दिखा रहा था। इतने में नजीब रूम से निकल कर बाहर आया और उसने हाथ जोड़ के कहा कि हमको माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो हमने कहा देखो अब तो ये माफ़ी मांग रहा है, अब तो वार्डन के पास चलो। तो वो लोग टू सम एक्सटेंट ठंडे हो रहे थे कि हाँ ठीक ठीक ठीक। इतने में एक 15 से 20 लड़कों का एक ग्रुप उधर से दूसरी तरफ से सीढ़ियों से हल्ला करता हुआ, गाली देता हुआ चलाया बाहर। अचानक से मतलब एक अंकित रॉय नाम का लड़का है, वो मतलब ऐसे हाथ वाथ चढ़ाते हुए आया, माँ बहन गाली वाली बकते हुए ऊपर चढ़ा, और उसके साथ 2-4 लड़का और आया, मारा है मारा है मारा है, कौन है ये? तो हम लोगों ने बोला अरे रुको रुको, बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर। बोला कि बात क्या कर रहे हैं, मारना है हम लोगों को। उन लोगों ने खैर बात नहीं सुनी। उसके साथ और 10-15 लड़का पीछे था, वो लोग आए, अंदर घुस के मारना स्टार्ट कर दिया उसको, नजीब को। हम गए, जैसे ही हम हाथ लगाने के लिए बोले यार क्यों मार रहे हो, छोड़ दो, मतलब क्या पता उसके साथ कुछ प्रॉब्लम होगी, वो थोड़ा परेशान लग रहा था। हम लोग को मालूम नहीं था ये तो कासिम का रूम है और 10-15 दिन हुआ इस लड़के को जानते भी नहीं। हमको ये भी नहीं मालूम था कि वो मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, क्या है पता नहीं है। इतने में करीब 10-15 मिनट 20 मिनट बाद आया हमारे गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड यूनिवर्सिटी के जो होते हैं, उन्होंने आकर के नजीब को रूम से निकाला। उसके मुंह से खून आ रहा था, नाक से खून आ रहा था, तो उसको उन्होंने धोने के लिए ले गए। तो वो जो ग्रुप था उसने उस पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उसको जल्दी से हम लोगों ने अंदर बंद करके गेट पे खड़े हो गए। अंकित आकर के मुझे बोला कि भैया मुझे अंदर जाने दीजिए। मैंने बोला नहीं, तुम अभी अग्रेसिव हो रहे थे, मारने के लिए तुले हुए थे, तुमको नहीं जाने देंगे, तुम अंदर जाके मारोगे। नहीं भैया नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे करने लगा। तो मैंने उसे जाने दिया। वो अंदर घुसा और बगैर पूछे कहे मारने लगा वो नजीब को, बगैर कुछ पूछे कहे। एज ए हॉस्टल प्रेसिडेंट मैं गया अंदर, वॉशरूम में मैं मिला नजीब भाई से। उसके बाद फिर वार्डन को बुलवाया। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि यहाँ वॉशरूम में खड़े होकर बात करना बेहतर नहीं है, तो ग्राउंड फ्लोर पर सीनियर वार्डन ऑफिस है, वहाँ चला जाए। तो भीड़ को हटाया गया और एक प्रिकॉशन लेते हुए नजीब को किनारे सिक्योरिटी एक सर्कल बना दी गई, और हम लोग वैसे सिक्योरिटी सर्कल बनाए हुए लेकर चले जा रहे थे। जब नजीब नीचे उतरा तो ऊपर से कुछ लोग मार सके, और उसके बाद वो जिस तरीके से नीचे उतरता गया उस हिसाब से लोग उसको मारते गए। हम लोगों ने बड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन मुक्केबाजी से खुद नहीं बच पाए तो उनको कैसे बचा पाते, लेकिन किसी तरीके से उनको फिर बचा के और लेकर आए सीनियर वार्डन ऑफिस में। वहाँ पर फिर एक लड़के ने चिल्लाया कि मारो कटुओं को, मारो सालों को। हमने बोला कटुओं को क्या है यार ये। फिर पता चला कि ये लड़के का नाम नजीब है और इनको ऐसा लगता है कि हम मुसलमान हैं, ताकि इनको इसीलिए नजीब को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हमको उस वक्त तक कोई मालूम नहीं था नजीब, उसका नाम नजीब भी है कि क्या है। फिर रिलीजियस कमेंट वगैरह होने लगी उसी वक्त, क्या कमेंट है? मारो कटुओं को सालों को। और एक अभिजीत नाम का लड़का था, उसने तो वार्डन के सामने बोला कि उसको रात भर छोड़ दिए, हम लोग इसको छत से नीचे फेंक देंगे, हिसाब कर लेंगे इसका। अभिजीत नाम का एक लड़के ने बोला। फिर करीब पता नहीं वार्डन रूम में क्या हुआ, हंगामा हुआ, बस आवाज़ आ रही थी चिल्लाने की, बहुत पूरा हॉस्टल चिल्ला रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ लिंचिंग टाइप का माहौल बना हुआ है, मतलब घबराहट सी हो रही थी। तो फिर मेरा रूममेट बोला कि आप यही रहो, आप मत जाओ बाहर, क्या पता आपको मारने लगे, ऐसा करने लगे। मैंने बोला ठीक है भाई, यहीं कर सकते हैं। का वार्डन रूम का कमरा खुल रहा था, उस समय उन लोगों ने लाइट बंद कर दी, जो एवीपी के लोग थे। तो जब लाइट बंद हुई उसके बाद वहाँ पे और फिर से अटैक करने की कोशिश की गई, जिसमें हम लोगों को भी, मतलब हम लोगों से भी झड़प उनकी हुई, क्योंकि हम लोगों को भी लगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर उसके बाद हम लोग प्रॉक्टर रूम में उनको लेके गए। वहाँ पे एक लंबी बैठक चली, काफ़ी सारी बातचीत हुई। हम लोगों ने जो कंप्लेंट दी, प्रॉक्टर ने कहा नजीब नहीं दे रहा है कंप्लेंट, तो हम कैसे माने। मतलब उसने लिख दिया था कि आई डोंट नो एनीथिंग, क्योंकि वो इतना ट्रॉमा में था। फिर हम लोगों ने कई सारे, एक्चुअली उस समय कई सारे लोग विटनेस मौजूद नहीं थे, मतलब इतना बुरा माहौल कर दिया था कि कई सारे लोग आगे ही नहीं आ रहे थे।
तो केवल 1-2 लोग जो थे कमरे में, वही लोग विटनेस बनने को तो तैयार थे। फिर हम लोगों ने लगभग 22-23 विटनेस का अलग से एक लेटर तैयार करके दिया। कासिम मतलब बोला गया कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ उस लड़के को। वो लड़का बोल रहा था कि मुझे अम्मी के पास जाना है, बस कहीं नहीं जाना, मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। वो लड़का यही रट लगाए बस, अब मुझे कहीं मत ले जाओ, मुझे मेरी माँ के पास ले जाओ। तो हम लोग नीचे उतरे तो सिफत भाई ने बोला कि इसको हॉस्पिटल एम्बुलेंस आई है, थोड़ी चोट वोट लगी है, इसको हॉस्पिटल छोड़ दो। हम लोगों ने बोला ठीक है चलो। कासिम ने बोला हम अकेले नहीं जाएंगे, मुझे डर लग रहा है जाने में हॉस्पिटल एम्बुलेंस। तो मैं था वहाँ पर मौजूद, तो बोला कि लोगों ने कि चले जाओ तुम भी चले जाओ। तो हमने बोला कि ठीक है भाई चलते हैं हॉस्पिटल। तो सफदरजंग एम्बुलेंस में हम लोग बैठे हुए थे। फिर एम्बुलेंस का मामला ये स्टार्ट हुआ कि 2-2:30 बजे हम लोग बैठे एम्बुलेंस में। सफदरजंग अस्पताल में जैसे ही पहुँचे तो उसको लेकर गए अंदर। कासिम ने उसको डॉक्टर पूछने लगा इसको हुआ क्या है, तो कासिम ने बोला कि इसको ABVP के लड़कों ने मारा है। तो डॉक्टर बोल रहे हैं ABVP के लड़कों ने मारा है, तो पूछने लगा कहाँ से आए, तो बताया JNU से। बोला कि ABVP के लड़कों ने मारा है, ऐसा वैसा। डॉक्टर ने बोला फायर करो जाकर ABVP के, तो यहाँ मैं दवा कैसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है मैं तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखूँगा, लेकिन आप बोलते हैं तो 2-4 दर्द की गोली दे देता हूँ। लेकिन उसने नहीं ली दर्द की गोली, नजीब ने। उसने बोला कि नहीं आप मेरी अम्मी से बस बात करा दो। तो मैंने कहा उसे कहा उसकी अम्मी आ रही हैं, और मैंने फिर ये भी कहा कासिम से कि मुझे पहुंचने में कम से कम 7 से 8 घंटे लगेंगे। उस वक्त तक मैं नजीब को अकेला मत छोड़ना। मैं और मुजीब हम लोग थैली में एक जोड़ी कपड़े डाले, मैं बस में चली गई। थोड़े 2-4 हज़ार रुपये रखे थे, खरे वही डाल लिए। बस में बैठे। अब बस भी ऐसी थी, बस उस दिन बस ने बहुत लेट कर दिया मुझे। 7-8 घंटे में लगाया उसने दिल्ली में ले जाके। रात का सफ़र था और चाहता तो तेज़ भी चला सकता था, लेकिन नहीं। रास्ते भर मैं उससे बात करती रही। सुबह मैंने बात की उससे 8 बजे, 7 बजे, 8:30 बजे के कासिम को ही फ़ोन कर। एक बार नहीं लगा तो मैंने कासिम को फ़ोन किया, तो कासिम हाँ लगातार बात होती रही नजीब से। मैंने नजीब से पूछा 9 बजे करीब, नजीब नाश्ता किया? तो क्या नहीं, मैं क्यों नहीं किया, जाओ नाश्ता करो जाकर, कैंटीन खुली रहेगी तुम्हारे लिए, जाओ जल्दी जाओ नाश्ता करो। तो अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। मैं पूरी रात मैं भी जगा हूँ, खूब में जगा। फिर अब क्योंकि सुबह हो गई और उस बीच में वॉशरूम भी गया था, फिर आया तो अब सुबह भी हो गई। तो मैंने कहा मैं नींद इतनी लग रही, सो गया। तो मम्मी की कॉल आई थी 11:30 करीब, 11 साढ़े 11 जो भी रहा। तो अब क्योंकि कम सोया हूँ, अभी तो मैं सोया, अभी फ़ोन आ रहा है। तो ऐसे सीट पे कुर्सी लगी थी, मोबाइल था। मैंने कहा कि और नजीब अपनी सीट पे बैठा। मैंने कहा नजीब भाई ज़रा फ़ोन उठा दीजिएगा। उन्होंने फ़ोन उठा दिया मुझे। 11 बजे की बात है ये? हाँ दिन में 11:30 करीब उन्होंने फ़ोन उठाया। तो मैंने देखा नजीब से मदर, मम्मी का मैंने नंबर सेव किया था इस रात में। तो मैंने कहा नजीब भाई मम्मी कॉल है, बात कर लो। मैं फिर सो गया। फिर उसके बाद थोड़ी देर में लेटा उठा रहा, गया वॉशरूम। मैं जब वॉशरूम गया था तो नजीब सीट पर था, और वॉशरूम से वापस आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि जैसे हम लोग नॉर्मली वॉशरूम जाते थे, कहीं भी दरवाजे से सटा दिए, वैसे ही सटा हुआ है और लैपटॉप रखा है, मोबाइल है। तो मैंने कहा कि हो सकता है वॉशरूम में हो वो भी, या फिर खाना खाने चला गया। तो फिर उसके बाद 10 मिनट, मतलब मैं भी गया, लंच किया, वापस आया। 10 मिनट के बाद ही मम्मी आ गई। मम्मी भाई कहाँ? मैंने कहा हो गए कहीं, जी हो सकता है खाना खाने गए हो, अभी कोई आधे घंटे 45 मिनट। तो मुझे भी बिल्कुल, मुझे लगा कि कहीं नीचे होंगे खाना वाना खा रहे। जैसे मैं गेट में घुसी और नजीब के उसके रूम की तरफ को मुड़ी, गैलरी के पास, जीने के पास, सीढ़ी के पास नीचे पड़ी थी एक चप्पल। तो मैंने क्या चप्पल नजीब की है, ये तो घर से ले गया, तो पहनी हुई चप्पल थी, बच्चों की थी इनकी। तो फिर मैं और चढ़ी, थोड़ी घबराहट होगी देख के उस पर। तो उस बीच में सीढ़ियों पे एक चप्पल वहाँ पड़ी हुई थी उसकी। मैं कह रही, मैंने मुजीब से, मुजीब ये चप्पल कैसी पड़ी है यहाँ पर? मुजीब था। तो बोला अम्मी परेशान क्यों हो रही, सामने ही तो रूम है। नजीब भाई मैं देख रहा हूँ, हम लोग देखते हैं चल के। मैं इसी रूम पे पहुँची, दरवाज़ा नॉक किया,
तो कासिम बैठा था। मैंने कहा मैं नजीब की अम्मी हूँ। कासिम बैठा था। मैंने कहा मैं नजीब की अम्मी हूँ, कहाँ है नजीब? तो मैंने इधर देखा, बाहर खड़े होकर भी देखा, कहीं दिखाई नहीं मुझे। तो मैंने हो सकता है वो सिगरेट पीता था कभी कभी, मेरे सामने कभी नहीं पीता था, पैसे मुझसे ही लेता था लेकिन पी कभी नहीं मेरे सामने बैठ के। तो सोचता अम्मी आ रही हैं तो पहले एक आध सिगरेट पी लूँ, फिर तो पीने को मिलेगी ना, अम्मी आ रही तो। हो सकता है इधर उधर हो गया, या मैं गलत रास्ते से आई हूँ, वो इस रास्ते में मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, सही वाले गेट पे, 1 नंबर गेट पे। तो मैंने कहा जरा मुझे देख तो जरा जाके, इतनी देर हो गई। फिर कासिम से भी कहा मैंने देखो तो बोला वहीं कहीं होगा, आ गया होगा। मैंने कहा तो तुम्हें नहीं पता कहाँ है वो? तो उसने फिर मुझे बताना शुरू करा क्या क्या हुआ। फिर तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, मैं बहुत बुरी तरह रोने लगी वहाँ पे। जब मैं रोने लगी तो आसपास के लोग, लड़के जो थे रूम के, आ गए रूम में, क्या हुआ क्या हुआ। अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 3-4 बज गए, नजीब के पता ही ना। अब वो मुझे मिल नहीं रहा था। खैर ये लड़के जो थे, किसी के पास बैग थी, कुछ था, ये लोग दरगाह पे इधर ढूंढने पहुँचे। मेरी हालत बहुत बुरी होने लगी रोते रोते, और रिलेटिव भी आ गए, नजीब की बुआ वगैरह सब, उनके लिए सदफ वगैरह सब आ गए। बंद कर दिया। चलो तो ये जो पूरा मेंटल ट्रॉमा हम लोगों पे गुजर रहा था, मुझ पर, मेरी बहनों पर और मामी पर और भाई, तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो वहाँ पे मैं किसी को नहीं जानती। मुझे ये भी नहीं पता था मोहित पांडे कौन है, और मोहित जब उसको घेर के लड़के उससे क्वेश्चन कर रहे थे, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये उसका प्रेसिडेंट है जीनियस स्टूडेंट यूनियन का। तो मैं भी उसको थोड़ा सा डांटने लगी, तुम्हारा क्या रोल है, तुमने क्यों नहीं उसे बचाया? वो तो कहने लगा कि मैंने बचाया, मेरे सब चोटें आई हैं, उसने दिखाया मुझे। उन्हीं में एक लड़का आया और आके मुझसे बात करने लगा कि अच्छा आप उसकी बहन है, ये है वो है, हमने सुना है कुछ उसको प्रॉब्लम थी, ऐसा था वैसा था। तो मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और आप कौन है? नहीं नहीं मैं भी यहीं का हूँ। उस लड़की के बारे में मुझे 2-3 दिन बाद में पता चला। वो वीसी ऑफिस के बाहर अपने ग्रुप के साथ था और वो ABVP वाला लड़का था। JNU एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद से बात नहीं की, वीसी मिलने को तैयार नहीं। मैंने उसी टाइम डिसीजन लिया कि मुझे वीसी से मिलना है। मैंने मामी से कहा मामी यहाँ रुककर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, वीसी से अभी के अभी हम लोग मिलेंगे। तो हम जब अंदर गए तो उन्होंने कहा वीसी नहीं है। जब बहुत चिल्लाए, बहुत गुस्सा किया, मामी ने भी, मैंने भी। मैंने कहा मैं सब शीशे तोड़वा दूँगी अगर आपने अब कहना नहीं माना। बहुत इज्जत के साथ हम बात कर रहे हैं आपसे, हमें वीसी से मिलवा दिए। तो ये गार्ड जो है वो गया ऊपर। तो जैसे ही वो गया, भाई मेरा पीछे पीछे गया, तो पता चला वीसी ऊपर ही बैठा हुआ है। वहाँ पे ये ABVP का जो इनका लास्ट पहला लीडर था, सौरभ शुक्ला या सौरभ शर्मा, और उसके साथ एक वो लड़का जो मुझे उस रात में पहली बार मिलने आया और मुझे बहुत मीठी बातें कर रहा था, वो, और कुछ इनकी और साथी वीसी से मिलने के लिए वेट कर रहे थे। वीसी के पास हम लोगों से मिलने का टाइम नहीं था, उन लोगों से वो मिलने जा रहे थे।
वो उनमें से जो लड़का मुझे सिंपैथी ग्राउंड पे मिला था, वो लड़का कहता है आइए मैं आपसे मिलवाता हूँ वीसी को। उनकी इतनी मतलब अप्रोच थी कि वो अंदर जाते हैं और अंदर जाके वीसी से कुछ बात करते हैं और वो वीसी हमसे मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जो जिन्होंने मारा जो उसी ग्रुप के थे, मैं ये नहीं कह रही सौरभ शुक्ला ने मारा, लेकिन है वही ग्रुप, उससे मिलने के लिए वीसी के पास टाइम है। विक्टिम जो माँ है वो बाहर बैठ रही है, 4था-5वां दिन है, उससे मिलने के लिए उसके पास टाइम नहीं और ना कर्टसी उसकी। हम लोग जब अंदर जाते हैं तो ये लोग भी आगे, हमारा कॉन्फ्रेंस रूम था, हमारे सामने की सीट्स पे बैठ जाते हैं। तो हम लोग मना करते हैं, आप क्यों, तो हमारे सामने बात करिए। मैंने कहा हम आपके सामने क्यों बात करें, आपसे हमारा क्या लेना देना है, तो हमने आपको मिलवाया है वीसी से, हम आपको मिलवा रहे हैं। एकदम उनका टोन चेंज हो जाता है, सो व्हाट आप मिलवा रहे हैं, लेकिन मैं आपके सामने क्यों बात करूं, दिस इज़ माई पर्सनल मैटर, आप कौन होते हैं मैं आपको नहीं जानती। तो थोड़ा हम लोग गुस्सा करते हैं तो वो लोग उठ के चले आते हैं। तो जब मैं, मेरा भाई, मुजीब और मामी, हम 4 लोग थे, वीसी, रेक्टर, प्रॉक्टर, एक और कोई साहब थे और उनका गार्ड वहाँ पे मुस्तकिल रहे कि उनको ये लग रहा था कि भाई हम अटैक कर देंगे। तो वहाँ पे जो है उनसे जो बात सवाल करें, जो बात करें, मैंने तो रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है उस पूरी मीटिंग की। हम सब वही साइड चाहते हैं, पहले नजीब किधर है वो हमारा सामने आना चाहिए। लेकिन सर नजीब के साथ उन लोगों को, उसका एक सर पॉसिबल आखिरी भी है कि जिन लोगों को मारा है ना उनको पकड़ो, सर एक बार एफआईआर हो जाए, अगर गिल्टी नहीं होंगे तो छूट जाएंगे, गिल्टी होंगे तो सामने आ जाएंगे। क्रॉस क्वेश्चनिंग उनसे होनी चाहिए। पहले सी व्हाटएवर यू आर डूइंग नाउ, keep in close touch with the police, find out the progress, right? So that is important. See, ultimately we have searched within the campus with our security guards and wardens, जो इतना कर सके वो कर दिया इन्होंने, लेकिन now we are dependent on the police. So हम क्लोज कांटेक्ट रहेंगे पुलिस से। नहीं सर, सब कुछ और पूछा सर, हम जो पूछ रहे हैं आप उसको घुमाइए नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जिन्होंने मारा है कल तक आप उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, हमें दिखना चाहिए कि क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जिन्होंने मारा है। ठीक है कि एफआईआर आपने कर दी, जो मुद्दा है वो बच्चे को मिलने का है, हमारे एफआईआर करने से बच्चा मिल जाएगा। आपके एफआईआर करने से बिल्कुल मिलेगा सर हमें डर है, जो धमकी मिली है उसको जान से मारने की, तो हमें डर है कि वो हमें अब नहीं मिलने वाला। ये हमें खौफ है अंदर से कि जब 150 लड़के मिलकर सबके सामने, सिक्योरिटी गार्ड और वार्डन के सामने उसको मार सकते हैं, जान से ही मारने की कोशिश है और उसको मारने की धमकी दे सकते हैं, तो हमें इस चीज़ की उम्मीद बहुत कम है कि वो अब हमें मिलेगा। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा जंगल आपका यहाँ चारों तरफ है, कोई किसी को डाल दे मार के तो बदबू भी ना फैलेगी। हम लोग भी चाहते हैं कि जेएनयू का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम ना चले, क्योंकि जिस तरह से इनसेंसिटिव है, आपसे पहले भी कई मर्तबा बात हो चुकी है कि हम इस इनसेंसिटिव को एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे और करेंगे। हाँ, मेरे पास फोन आया कि एक डेड बॉडी मिली है, प्लीज आके चेक करिए, ये आपका भाई तो नहीं है। तो वहाँ से रोती हुई निकली ये और मेरा ये छोटा भाई, दोनों देखने गए, ब्लैक टी शर्ट, ग्रे पैंट, और हम लोगों की जान आफत में। फोटो आप देख नहीं सकते, कीड़े पड़े हुए हैं, तेजाब है, बाल उड़े हुए हैं। देख कर आए, कपड़ा हटा के एक एक चीज़, कीड़े हाथ में लग रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है नहीं है। अंदर गए मिलने, हमने कहा कि आप ये एफआईआर मत करिए कि एक बच्चा मिसिंग है, आप 2 गुटों की लड़ाई को एफआईआर करिए कि 2 लोगों में लड़ाई हुई, वो तो आप एफआईआर कर सकते हैं, वो अलग है। वो एग्री नहीं कर रहे हैं। किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, बात मुसलमान बच्चे की नहीं है, बात है एक बच्चे की, एक स्टूडेंट की, जिसे आए हुए 15 दिन भी नहीं हुए हैं, वो किसी को जानता भी नहीं है और उसके साथ ये वाली कॉन्स्पिरेसी की गई है। जितनी पावर हो सकती है लगा दो बेटा, जो कर सकते हो लगाओ, हम लोग हैं साथ। मैं यहाँ से जिंदा सही सलामत मुझे मेरा भाई चाहिए। मैंने इस एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले किया था
इस बीसी के हवाले किया था कि मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ेगा, मेरा भाई यहाँ पढ़ के निकलेगा, कुछ बनेगा। इनकी जिम्मेदारी बनती है। ये कैसे कह सकते हैं कि कहीं कुछ हो रहा है हमारी जिम्मेदारी नहीं है? उस आदमी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है अगर कहीं और कुछ हो रहा है किसी और डिपार्टमेंट में। जो करिए सोच समझ के करिए, आवाज उठानी है उठाइए, हम लोग यही हैं। मैं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी आप लोगों के साथ। आप ही हमको कैरियर नहीं, हमको इंसाफ चाहिए। नहीं बेटा, इन जालिमों की वजह से अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करनी है। नहीं चाहिए, नहीं, ये चाहते हैं कि आप लोगों की जिंदगी बर्बाद हो। ये इनका गेम है, हमको इनके गेम में नहीं फंसना है। हमें जिंदगी नहीं बर्बाद करनी है। हम एजुकेशन हासिल करेंगे और उसी तरीके से लड़ेंगे जिस तरीके से सही जायज तरीका है। कोई रॉन्ग वे नहीं उठाना बेटा। कानों में आवाज जाएगी, कैसे नहीं जाएगी? कितने बच्चों को मारेगा, कितने बच्चों को करेगा नुकसान? नहीं कर सकता, हमसे ज्यादा पावरफुल नहीं। मेरे भाई को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। मेरे नजीब को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। जिंदा लाओ, सही सलामत लाओ, वापस लाओ। हमारे वाइस चांसलर वो ये अम्मी को ये कह रहे हैं कि हम आपको कोर्ट में देख लेंगे। तो ये किस तरह की ओडेसिटी है एक इंस्टीट्यूशन के हेड की, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे प्रोटेक्शन के ज़िम्मेदार हो। वो ये कहते हैं किसी की माँ को कि आपका बेटा 3 दिन से नहीं मिल रहा है, हम आपको कोर्ट में देख लेंगे। ये किस तरह का रवैया होता है, ये किस तरह का रिस्पॉन्स होता है, जिसके वजह से ये प्रोटेस्ट और माउंट करना पड़ा कि ये इंस्टीट्यूशन प्रशासन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं एक बहुत इमोशनल टाइम था और मैं फिर वहाँ बैठ गई थी सब। उसके बाद तो वहाँ एक आग सी जैसे भड़क जाती है। उन लोगों ने एकदम उस चीज़ को इतना फील किया और उसके बाद वीसी को घिराव करो, सारे डोर उन्होंने ब्लॉक कर दिए थे कि वीसी बाहर नहीं जाएगा। सारा वीसी का किया धरा है, वो सुन ही नहीं रहा है और एक माँ से इस तरह से वो बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो उसके बाद अम्मी की वहाँ तबीयत ख़राब होने लगी 11, साढ़े 11, 12 बजे के करीब। हालांकि मैंने कह दिया था मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पे हूँ, लेकिन अम्मी की तबीयत देखकर मैं वहाँ से निकल आई थी। रात में हम लोगों ने यहाँ पे टीवी पे देखा कि वीसी ब्लॉक हो गए हैं। मेन चीज़ वही थी कि वो डिमांड मानते, एफआईआर कराते, वो एफआईआर कराने को तैयार नहीं थे। तो 22 घंटे जनाब वहाँ पे बंद रहे वीसी। दूसरे दिन फिर लड़कों की आपस में शायद बात हुई, उनको खोला, घेराव जो था वो खोल दिया गया था। बच्चा ने कहा कि साल में रखा होगा, उसको कैद करके रखा हुआ है, बाहर ढूंढ रहे, बाहर होता अब तक को कब का आ चुका होता, किसी को दिखा होता, किसी ने फोन किया होता, वो खुद फोन करता। लेकिन इन लोगों ने इसे बांध के रखा हुआ है, कहाँ पर पता नहीं। ये लोग जानते हैं, पुलिस को सब मालूम है कब कहाँ क्या हुआ है। कुछ नहीं कर रही है पुलिस। नजीब को लिया है, सब कुछ शांत हो जाएगा। इनकी इज्जत की जरा सी भी धज्जी न उड़वा रहेंगे अपनी, तो जरूर नजीब को लिया है 24 घंटे के अंदर। कल तक ये नजीब को लिया है यहाँ दिल्ली के अंदर, इनकी इज्जत बच जाएगी। इन्हें पूरी दुनिया में थूथू होगी दिल्ली पुलिस की। उस बीच में 10 दिन बाद, क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे
और हर जगह स्टूडेंट्स भी पिट कर आ रहे थे और अम्मी को भी पीटा जा रहा था। तो फिर बहुत प्रेशर में आकर होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक SIT गठित हुई। वो SIT ने लगभग 15 दिन तक जांच की। तो पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से जांच हुई, फिर SIT की तरफ से जांच हुई। SIT में मनीषी चंद्रा हेड थे उसके। मामी ने ये कहा कि देखिए मैं बार बार ये कहती हूँ जिन्होंने मारा है आप उनसे पूछताछ करिए, जिन्होंने, वो पहले दिन से ही कह रही थी। तो कह रहे नहीं वो भी हम पूछेंगे, उनसे भी पूछताछ करेंगे और आप परेशान मत होइए, ये तो मेरे 3 दिन का केस है, मैंने तो टेररिस्टों को पकड़ा है। तो इस तरह से एक तो पहला सेंटेंस उनका ये था कि मैंने टेररिस्टों को डील किया है, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मुझे इसका हेड बनाया गया। हमने फेथ किया, हमने कहा ठीक है आप 3 दिन बोल रहे हैं, हम 3 दिन वेट करते हैं, देखते हैं। JNU भी पहुंचते हैं, इंक्वायरी भी करते हैं, वो अपने जो चेक उसका रूम चेक करते हैं। अब खुद ही बता रहे हैं कि ना वो अपना ATM ले गया, ना मोबाइल ले गया है, ना उसके कपड़े हैं, चप्पलें उसकी वहीं पड़ी हैं, ठीक है, खुद ही ये सारी चीज़ उन्होंने बताई। और आखिर में बाद में ये कहते हैं कि वो खुद से चला गया। अब अगर मैं कहीं जाऊंगी तो मैं अपने पास कुछ कैश लेके जाऊंगी। तो हम लोग भरोसा कर रहे थे कि SIT बन गई, बहुत खुश थे भाई कि चलो इस एक एक्शन हुआ और वो हुआ नजीब का, लेकिन नहीं होता है कुछ। टायर बच्चे की इसने नोट अपने हाथ से लगाई, कॉलेज के टायर अभी तक नोट खुली नहीं। इसने पिछले 2016 में नमाज पढ़ी थी, कपड़े भी इंतजार कर रहे हैं। गया था नोट्स वगैरह हैं सारे उसके। कभी कोई किताब किसी से मांग के नहीं पढ़ी, किताबों के लिए ज़रूर खर्च करता था पैसे। मैं ये किताब चाहिए, किसी किताब मांगूंगा वो कै दिन के लिए देगा मुझे तो किताब चाहिए, जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसकी तो मुझे पढ़ना है उसे। बायोटेक्नोलॉजी की वो देखिए बुक रखी है मुझे। किसी भी चीज़ के लिए कोई ख़ास एग्ज़ाम नहीं दिया। अब ये था कि अब 1 साल हो जाए फिर मैं नेट का एग्ज़ाम दूँगा, नेट क्वालिफाई कर लूँगा और उसके बाद जो है फिर IAS की तैयारी करूँगा, जॉब में आ जाऊँगा, उसको IAS की तैयारी, टेंशन नहीं रहेगा कहाँ से आएगा, क्या खर्चा होगा, जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, फिर मैं IAS की तैयारी करूँगा। मेरी कामयाबी तब है जब मेरा बेटा मुझे वापस मिलेगा, मुझे इंसाफ मिलेगा, तब मैं सिलाई को अपनी कामयाबी समझूँगी, वरना सिलाई का कोई मतलब ये मकसद नहीं रहता है, इतनी मेहनत का कोई सिला नहीं है। तो फिर मैं अपने आप को कभी नहीं कहती हूँ मैं लड़ रही हूँ, मैं सिर्फ अपने नजीब को ढूंढ रही हूँ, उसके लिए इंसाफ मांग रही हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ रही, लेकिन लोग कहते हैं, लोगों को लगता, मुझे नहीं लगता, क्योंकि लड़ाई तो मेरी तब कामयाब होगी जब मेरा बेटा मेरे पास साथ में होगा। उसे भी तो मालूम है उसकी माँ ने उसके लिए क्या किया है, वो तो जानते ही नहीं उसकी माँ क्या कर रही है उसके लिए। जितना मैंने उसके लिए किया उसी को लेकर वो इतना कहता था कि अम्मी मैं क्या करूँगा ऐसा जिससे आपको खुशी मिले। दिन हो गए हैं आज, हमें अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। मेरा भाई कहाँ है, किस हाल में है, इस कैंपस से गायब हुआ है, बोलने की ताकत भी नहीं बची है। लेकिन आप सब मेरी ताकत हैं, जो यहाँ इकट्ठे हैं, आप सब मेरी ताकत हैं। मैं आपके साथ यहाँ मौजूद हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मेरी रूह यहाँ मौजूद रहती है। मैं आपका शुक्रिया किसी भी अल्फाज में नहीं अदा कर सकती कि आप लोगों ने बिल्कुल एक नए बच्चे को जिस तरह से अपना भाई बना लिया। शायद कोई दुनिया का कोई किसी कोने में इस तरह की यूनिटी नहीं होगी। अपनी यूनिटी को टूटने मत दीजिएगा। आपकी ताकत मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपकी यूनिटी ऐसे टूटने मत दीजिएगा। और इस जब तक नजीब नहीं मिल जाता हिम्मत नहीं हारिएगा। अपने माँ बाप की तुम लोग जिंदगी हो, तुम्हें एक डंडा पड़ता है वहाँ माँ के कलेजे पे पड़ता है, तो प्लीज ये सब मत करना जिससे तुम लोगों को कोई हार्म पहुंचे। हम लोगों को नजीब चाहिए, लेकिन तुम्हारी सेहत और तुम्हारी जिंदगी के साथ चाहिए। तुम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करके हमें नजीब नहीं चाहिए।
करना जो लॉ के अगेंस्ट हो। मैं बार बार बोल रही हूँ और कोई गलत अल्फाज मुझसे मत निकालना। और मैं बहुत बड़ी एक कहानी रच रहे थे कि वो मेंटली इल है। उसके पूरे स्कूल हिस्ट्री ली है उन्होंने, कॉलेज हिस्ट्री ली है, उसकी पूरी आसपास के लोगों से बात किया है, जबकि सब लोग कह रहे हैं कि ये बहुत एक स्टूडियस सा स्टूडेंट था जिसने बहुत मेहनत करके JNU तक पहुंचा है। बहुत उसने अलग अलग जगहों पे कोचिंग लिया है, बहुत उसका काफ़ी इंस्टीट्यूशंस में, जैसे जामिया में भी उसका एडमिशन हुआ था, JNU में भी एडमिशन हुआ था, तो काफ़ी मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ही वॉज़ मेंटली अनसाउंड या अनस्टेबल? कि उसके फेसबुक पे उसने कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें शेयर की थी, किसी के कोट्स होंगे या कोई जगह की तस्वीरें होंगी, तो उसके इसको देखकर वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल इंसान है, वो शायद अपने आप जाकर किसी मज़ार या दरगाह में होगा। मैंने सबसे पहला सवाल यही किया था जो वहाँ हेड थे उनके, कमिश्नर जो थे, कि सर आप ये बताइए कि अगर आपके घर में किसी पे अटैक हो एक दिन पहले और उसको इतना मारा जाए, उसके बाद गायब कर दिया जाए, तो आपका पहला एक्शन क्या होगा? कि आप उसे मंदिरों में तलाश करेंगे? ये मैंने दिल्ली कमिश्नर जो थे उनसे पूछा। मैंने कहा आप उसे मंदिरों में तलाश करेंगे कि मेरे बच्चे को मारपीट लगी है, दिल के सुकून के लिए वो मंदिर चला जाएगा, या आप उन लड़कों के पास जाएंगे कि तुमने मार के कहाँ गायब किया, जबकि तुम धमकी दे चुके हो कि हम इसे गायब कर देंगे? तो सुनने को तो कोई तैयार नहीं। देखिए जो हुआ ऐसा है वैसा है, हम तलाश कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर तीसरे चौथे महीने में उन्होंने एक फेक विटनेस प्रोड्यूस किया, एक ऑटो ड्राइवर को उन्होंने प्रोड्यूस किया, ये कहते हुए कि नजीब अपने आप से 11 बजे के बाद ऑटो में बैठकर उस ऑटो वाले ने उसको जामिया छोड़ा। तो यहाँ से वो जामिया गया है, उसके छोड़ने के बाद हमें नहीं पता कहाँ चला गया। ऑन द फर्स्ट हियरिंग इटसेल्फ हमको विश्वास नहीं हो रहा था ऐसा कुछ हो सकता है। तो उन्होंने कहा हमने JNU के गेट से रजिस्टर्स लिए और रजिस्टर्स में से हमने सारे ऑटो वालों को छानबीन की और ये हमें उसमें से एक मिला ऑटो वाला जिसने कहा मैंने नजीब को यहाँ पे छोड़ा है। तो हमने कहा ये तो बिल्कुल गलत बात है क्योंकि JNU में ऑटो वालों का रजिस्टर नहीं होता है, एंट्री एग्ज़िट कार की नोट डाउन होती है, ऑटो की नोट डाउन नहीं होती है। तो वो कहने लगे नहीं नहीं हमारे पास रजिस्टर है। वो रजिस्टर दिखाइए, नहीं दिखाएंगे रजिस्टर, क्योंकि ये हमारे विटनेस है, हम अपने विटनेसेस डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। फिर कोर्ट के ऑर्डर पे उन्होंने हमको रजिस्टर दिखाया, लेकिन वो 2 दिन के पेज नहीं दिखाया जिस दिन का इंसिडेंट हुआ था। तो बिल्कुल मतलब एकदम एक शेडी तरीके से ये पूरा कवर अप कर रहे थे। CBI के इन्वेस्टिगेशन से ये निकल के आई कि ये पूरा जो ऑटो का एक स्टोरी बनाया उन्होंने पूरा कंकॉक्टेड था। और CBI ने ये अपने एक स्टेटस रिपोर्ट में हाई कोर्ट को बताया है कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने झूठ बोला है कि नजीब ऑटो में बैठकर गया है। तो SIT की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो JNU में प्रोग्राम रखा गया जिसमें अरविंद केजरीवाल और तमाम नेता वगैरह आए और वहाँ पे फिर अरविंद केजरीवाल कॉल देते हैं इंडिया गेट पहुँचने की। और जब हम लोग यहाँ से पहुँचते हैं, मैं थी, अम्मी थी और 2 लड़के थे। कोई प्रोटेस्ट वाले लड़के नहीं थे क्योंकि लोगों की बसेस को नहीं जाने दिया था, सब पैदल उतर के घूम के पहुँच रहे थे। तो हम तक तो कोई पहुँचा नहीं था और वहाँ उन्होंने पूरी फोर्स लगा रखी थी। तो हम लोग गाड़ी से उतरे हैं, गाड़ी से उतरते ही एकदम फोर्स ने हमला करना शुरू किया और मैं तो सन्नाटे में कि ये हुआ क्या।
देखो ये इंसान मिल गया था। देखो इधर हाथ छोड़ो मेरा, मैंने चोरी की है। बच्चों के साथ तुम्हारे बच्चे गायब हो, तुम्हारे बच्चे गायब तो एक्चुअली सीबीआई को जब ये केस गया मई 2017 में, ये पेटिशनर फातिमा नफीस की मांग नहीं थी। उनकी मांग ये थी कि आप एक इंडिपेंडेंट एसआईटी गठित कीजिए, जो ऑफिसर्स दिल्ली के बाहर हो उनको आप रखिए कि वो एक निष्पक्ष जांच कर सके इस केस में। और सबसे ज़रूरी बात वही है कि ये निष्पक्ष जांच हो और एकदम टाइम बाउंड मैनर में जांच हो, ताकि कोई ना कोई क्लू बाहर आए और साथ ही साथ जो सस्पेक्ट्स हैं और एबीवीपी से जुड़े हुए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में आ रहे हैं, उन पे जो कार्रवाई कर सके उस तरह के ऑफिसर्स आप अपॉइंट करिए। ये था प्रेयर। लेकिन क्योंकि जब कोर्ट ने भी देखा कि क्राइम ब्रांच नहीं कर पा रहा है सेटिस्फैक्ट्री इन्वेस्टिगेशन, और कोर्ट को भी जजेस को भी समझ में आने लगा था, तब तक 6 महीने हो चुके थे, तो वो प्रेयर ना होते हुए जज ने हमें केस सीबीआई को ट्रांसफ़र किया। The terrorist groups are in fact brainwashing, trapping these young innocent minds and actually making them take up arms against their own countries. And the bigger question here is, will the apologists now realize how grave this situation is? Absolutely true. This particular telegram message, which was written by Najib, a 23-year-old M.Tech student, on the 26th of August to his mother, clearly shows the picture in certain parts of Kerala how these youngsters, especially educated youngsters from well-off family, have been radicalized by these ideology. 3 बार नजीब मिल गया है ऑलरेडी। एक बार मिला था गाजियाबाद में, मेरे ख्याल से कोई लॉ एंड ऑर्डर ऑफिशियल रिटायर्ड पुलिस अफसर थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने नजीब को देखा। एक बार हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नजीब जंग, एक नजीब ने दूसरे नजीब को तलाश निकाला। नजीब जंग साहब ने कहा नवंबर 6, 2016 में कि उन्हें पता है कि नजीब दरभंगा में है। और दरभंगा में क्यों है? क्योंकि दरभंगा में एक इस्लामिस्ट टेररिस्ट मॉड्यूल है और नजीब वहाँ मिल गया है। ठीक उसी तरीके से जैसे कहा गया था कि नजीब सीरिया में है या नजीब इस्लामिक स्टेट दैश में शामिल हो गया है। तीसरी बार एक और नजीब मिला था जो केरला का था, लेकिन उसकी कन्फ्यूजन हमारे जेएनयू के नजीब के साथ की गई थी। टाइम्स नाउ मेरे ख्याल से एक न्यूज़ चैनल है, अपने आप को न्यूज़ चैनल कहती है, उन्होंने ये फ्लैश किया कि आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कन्हैया कुमार और शैला राशिद ने एक टेररिस्ट की हिमायत की है, क्योंकि जो पता चला है कि नजीब केरला से गया है और अपनी माँ को उसने तार लिखा है कि या कोई पैगाम भेजा है कि मैं अब दहशतगर्द बन गया हूँ, अब मैं मुजाहिद हूँ, वगैरह वगैरह। ये न देखे हुए कि एक नजीब केरला का था, एक नजीब बदायूं का था, एक नजीब लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे, उनका पता नहीं अभी कहाँ है। ठीक है, तो कई नजीब हैं। एक जो अखबार ने लिखा ISI से जोड़ दिया मेरे बच्चों को और मेरे साथ उन्होंने नाइंसाफ़ी की, तो इन्हें तो कोर्ट में मैंने घसीट लिया है और इन्हें जवाब देना होगा। जो मेरे साथ उन्होंने हरकत की, मेरे बच्चों को बदनाम किया, मेरे पूरे परिवार को परेशान करके रख दिया, हमारी बनी बनाई इमेज ख़राब कर दी। जो लोगों की सहनुमति हमारे साथ थी वो लोग हमसे अलग व्यवहार करने लगे। तो मतलब हम क्या सोचें, क्या मिला इन्हें ऐसा करके? ये सिर्फ
और सिर्फ नजीब को बदनाम करने की, हमें परेशान करने की साजिश है, जो ये कामयाब कभी नहीं होगी। इस अपनी मुँह की खाएंगे और देखना इंशाल्लाह हम ही केस जीते। आ गए अपने रास्ते में, कोई अपने मुँह सबकी गाली के लिए, जैसे और चैनल गा रहे हैं। क्या फायदा तुम्हारी ईमानदारी से पत्रकार करते हुए, क्यों कर रहे हो? सरकार का करना काम क्या है? क्या करेंगे हम? लिया उन्होंने, जेल में डाल दिया, आतंकवादी है साहब, ये टेररिस्ट है, टेररिस्ट तो हो गया। क्यों? उसकी वजह ये कि तुम्हें इस काबिल ही नहीं रखना कि तुम बाहर आके आवाज़ निकालो, आवाज़ नहीं निकाल सकते। हम भी हैं, जानते हैं सब बातें, मगर करें क्या? कह नहीं सकते। जैसा सीबीआई की रिपोर्ट आई कि बोला कि नजीब ने आईसिस ज्वाइन कर लिया, एक बार सुना होगा आपने, न्यूज़ में आया। तो उस न्यूज़ के बाद जो नीचे बैठते थे लोग, वो लोग बोलते थे कि देखो साला आतंकवादी निकल गया। है ही इन लोग ऐसे ही, मतलब ये खाने पर बैठ के हम लोग ऐसे बोल रहे हैं और हम बैठे हुए वहाँ पर, देखो ऐसा निकल गया, ये लोग ऐसे होते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें सुन के एक मतलब बड़ा अजीब सा लगता था कि फर्स्ट ईयर में आए थे, क्या था, थर्ड ईयर में आए, मास्टर्स में अब जाने वाले हैं, तो चीज़ें चेंज होती चली जा रही है धीरे धीरे। उसके बाद क्या हुआ कि हॉस्टल में टेबल अलग होने लगे, उसके बाद तो हाँ, अलग होने लगे। तो खुलेआम मतलब ऐसा था कि मतलब एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो होता है लोग फेस करते हैं, वैसा फीलिंग था कि मतलब एक टेबल था जो एबीवीपी के लिए बाकायदा रिजर्व था, वो लोग रोज़ बैठते थे, रोज़ गाली बकते थे, रोज़ गाली बकते थे। लोगों की सोच बदलती चली जा रही है, डर भी लगता था। फिर एक बड़ी अच्छी चीज़ थी कि मतलब एक लगता था कि पॉलिटिक्स है जिनमें लोग फ्रीडम राइट्स की बात करते हैं, लेकिन उस वक्त मतलब कोई भी हम लोगों के साथ खड़ा नहीं हुआ। यहाँ पे मुस्लिम स्टूडेंट्स हर हॉस्टल में एक कमेटी बनाते हैं, क्योंकि रमज़ान में क्या है कि अब हम लोग दिन भर भूखे रहते हैं, तो शाम में खाने में अलग अलग हॉस्टल हम लोग क्या दे सकता है, पकौड़े दे सकता है और चना दे सकता है। बाकी जो फ्रूट सलाद हम लोग बनाते हैं, सब्ज़ी बनाते मतलब शरबत वगैरह बनाते हैं, वो चूड़ा वगैरह खरीद के लाते हैं, बादाम लाते हैं, तो उस सब के लिए हम लोग एक मीटिंग करते हैं, कमेटी है कि भाई आज जो है वो इफ्तार में शाहिद भाई और मेरी बारी है कि हम लोग फ्रूट चाट काट के बनाएंगे सबके लिए, कल किसी और की बारी होगी। तो इस सबको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम हर रमज़ान से पहले एक मीटिंग करते हैं, रमज़ान कमेटी। फिर वो नोटिस हम लोग लगाते हैं कि इतना दिन से वो है, रमज़ान शुरू है, तो हम लोग आपस में मुस्लिम लड़के कंट्रीब्यूट भी करते हैं 1000 रुपये या 900 रुपये या 800 रुपये, कि जो एक्स्ट्रा जो फल लाएगा वो कहाँ से आएगा, पैसा तो देना पड़ेगा। तो उसके लिए नोटिस लगाते हैं कि आज मीटिंग रखी गई है कि ये फर्दर 1 महीने का क्या हमारा वो होगा, प्लान ऑफ एक्शन वो डिसाइड हो। तो उसके लिए हम लोग नोटिस लगाए थे, सुबह में लगाया, फाड़ दिया गया, हम कुछ नहीं बोले। हम वहाँ पर जाके एक दूसरा नोटिस लगा दिया, दूसरी बार भी नोटिस को उस नोटिस को फाड़ा गया। फिर उस टाइम इत्तेफाकन वहाँ पे एक लड़का गेट पे बैठा हुआ था और गार्ड भी था, वो फ़ौरन गए अंदर, तो एक लड़का निकल के बाहर आया उसमें से। उस लड़के को मतलब फाड़ते हुए गार्ड ने भी देखा, एक लड़के ने भी देखा, वेल डॉक्यूमेंटेड कंप्लेन भी किया गया। जेएनयू के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के पास उसका बयान भी है उस गार्ड का, जो उसने लिख के दिया। दिनेश नाम का गार्ड है, यहाँ भी बैठा होगा, आप जाकर उसमें मिलिएगा कि हाँ मैंने देखा है फाड़ते हुए। तो उस पर भी कार्रवाई कुछ नहीं हुई। जब नजीब गायब हुआ तो उसके बाद में अगले दिन से हम लोग ज़्यादातर एड ब्लॉक पे जमा होते थे। तो एक बार रात के 12 बजे इस समय एड ब्लॉक से रिटर्न आ रहा था, मतलब पूरा वो प्रोटेस्ट वगैरह होने के बाद में कावेरी हॉस्टल क्रॉस करके पेरियार जाना होता है। तो कावेरी के गेट के सामने से गुजरा था, वही 2 लड़के ऐसे गुजर रहे थे, तो वो लोगों ने मतलब लाउडली एक कमेंट पास किया कि बेचारा बेमौत मारा गया वाला। तो मुझे थोड़ा बहुत डर लगा कि मतलब ये लोग नजीब के कॉन्टेक्स्ट में ही बोल रहे हैं, क्योंकि नजीब गायब हुआ है
और हमको पता नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट 1 हफ़्ता होने जा रहा है और ये बोल रहे हैं कि बेचारा बेमौत मारा गया। कौन बेमौत मारा गया? तो ये एक है। और दूसरा मेरा और एक कश्मीरी स्टूडेंट बासित हैं, हम लोग मतलब दाढ़ी रखते हैं, तो हम लोगों को मतलब सामने ही बोला है कि टेररिस्ट बल के। और वो जब नजीब का पोस्टर बन रहा था साबरमती पे, उस समय तो मतलब एक मारपीट एक बचा था, उस तरह का माहौल बन गया था। बहुत सारे लोग जमा थे साबरमती घाटी के सामने। वो एक्चुअली वो जो केस को जो परस्यू कर रहे हैं गीता तटरा, तो गीता और उनके फ्रेंड्स जो है बड़े पोस्टर बना रहे थे जिसमें जो कल्प्रिट्स हैं नजीब के मामले में, तो मतलब जिन पे एलिगेशन है, लेकिन हम तो उनको मतलब कल्प्रिट ही मानते हैं, तो उनका नाम उसमें मेंशन कर रहे थे। तो उन्होंने वही बोला कि ये मैटर सब जुडिस है, आप क्यों नाम मेंशन कर रहे हो? और वो लोग मतलब पूरा गुंडागर्दी, गाली गलौज शुरू किया। फिर वार्डन आए, वार्डन आके मामला मतलब रात के 3 बजे तक वो ऐसे ही चला। तो मतलब पूरा घमासान मामला उधर वहाँ भी ऐसे ही हुआ। राहुल पे वो लोग कास्टिस्ट रिमार्क ये किया, तो राहुल को बोला कि आप सुअर के जात के हो। कल ये हुआ कि जब मैं टीवी रूम से गुज़र रहा था तो अचानक से इस बोर्ड पे नज़र पड़ी। टीवी रूम में था, इसको मैंने बाद में उठाकर अपने रूम में ले आया हूँ। तो इस पे लिखा हुआ था, देखिए नजीब, और वो गाली लिखी हुई है मदर करके। यहाँ भी लिखा हुआ है ये गाली, इंग्लिश में, उधर हिंदी में। तो मेरी नज़र अचानक से इस पे पड़ी, क्या लिखा हुआ है। मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा ये लगा कि देखो, आज 1.5 साल से वो लड़का गायब है, उसकी माँ सड़कों पे घूम रही है कि मेरा बेटा मिल जाए। CBI इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिसने भी लिखा, मतलब मुझे लगा कि ये दिलेरी को दर्शाता है कि ये कितना दिलेर है, कि इन्हें डर नहीं लग रहा है कि CBI केस को हैंडल कर रही है हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे। केस इतना बड़ा नेशनल इम्पोर्टेंस रखता है, उसके बाद भी इस तरह से लिखना का मतलब इन्हें लगता है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, हम चाहे जो करें। ये पापा की गोद में नजीब। ये नजीब हम बम्बई का ही है, नजीब के हैं। ये नजीब खड़ा पानी आ रहा है ऊपर से इसका। ये भी नजीब का, ये भी नजीब है। रामनगर घूमने गया था नानी के साथ, पापा के साथ। JNU में भी गया तो मैंने कहा कोई लड़की पसंद आई, बोला नहीं। तो मैंने कहा पसंद, तो बोला सब तो भाई बना लेती हैं। तो मैंने कहा सब में अब तुम पसंद ही नहीं आ रही तो भाई बन जाओ, क्या करोगे फिर? कोई कुछ तो बताओ। और नहीं अम्मी, मुझे कोई नहीं पसंद आई। मैं देखूँ लड़की? हाँ देख लेना, लेकिन देख लेना खूबसूरत होना चाहिए। और मेरे बच्चों की परवरिश तुम ही करोगी अम्मी, जैसे तुमने मुझे पाला है ना, वैसे ही पालना उनको भी। अब कहाँ है, इतने दूर हो गए, इस साल में क्या किया उन लोगों ने मेरे बच्चे के साथ नहीं बताया। मेरी आँख खुल जाती है रात में तो इतनी बेचैनी होती है, तरह के दिमाग में ख्याल आते रहते, कब मिलेगा वो लम्हा, जल्दी से आ जाए मेरे नजीब मेरे सामने। मेरा बच्चा कहाँ है कि सामने नहीं पता क्यों किया उन लोगों ने ऐसा मेरे नजीब के साथ ही क्यों किया? अरे कोई और क्यों नहीं मिला, मेरा बच्चा ही मिला था। भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, कदम कदम पे लड़ेंगे तुमसे। गाजे 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 मिलके बोलो, मिलके बोलो, मिलके बोलो। मैं CBI नहीं हूँ, मैं NIA नहीं हूँ। मैं इतनी जल्दी जो है किसी नतीजे पे नहीं पहुँचना चाहता, लेकिन सवाल CBI के ऊपर भी है और सवाल पुलिस के ऊपर भी है और सवाल JNU एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी है। और जो लोग उनके साथ मारपीट किए हैं उनको कहीं ना कहीं जो है आप बचाने की फिराक में दिखते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ है,
उसमें कहीं ना कहीं जो मैं सोचने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं बार बार चाहता हूँ कि बिना जांच के किसी नतीजे पे ना पहुँचा जाए, लेकिन ये बार बार मन हमारा विवश करता है सोचने को कि आखिर सीबीआई जैसी संस्था जो है वो क्यों नहीं अपराधियों को ढूंढ पा रही है, नजीब को ढूंढ करके ला रही है। उनकी माँ, उनकी बहन जो 1 साल से रो रही है, उनको न्याय दिलाया जाए, उनको सही बात बताई जाए कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। कहाँ गया? इंसल्ट कर दूंगी अगर मैं अब आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि जहाँ पे अपने रिश्तेदार हमारे साथ नहीं खड़े हैं वहाँ आप लोग हैं और कल रात से हैं, तो ये एक कौन सा रिश्ता है ये बयान करने के बाहर है। सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर मेरे ख्याल से इनकी तारीख में कभी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हुआ होगा कि रात भर यहाँ पे जमे हैं और जमे ही हैं, यहाँ से उठ के नहीं गए हैं। और इन लोगों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है कि हमें उठा के यहाँ से बाहर कैसे फेंकें, क्योंकि ये बेचारे मजबूर हैं, उठाएंगे तो इन्हीं के सर पे जूते पड़ेंगे। बार बार एक क्वेश्चन मेरे जहन में आता है कि ऐसा क्या हुआ और ऐसी क्या वजह है कि इसको इतना छुपाया जा रहा है। तो हमने शुरू से एक ही चीज़ बोली, नजीब को असॉल्ट किया, मारा, उसके बाद नजीब गायब हुआ। इन्होंने उस ट्रैक को छोड़कर बार बार एक ही चीज़ पे कि नजीब अपने आप से गया, डर गया था, अपने आप से गया। तो अगर डर गया था तो वो रात ही में चला जाता, अम्मी से क्यों कहता कि आ जाओ अम्मी मैं वेट कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो उसे किडनैप किया गया है, उसे गायब किया गया है। हम साफ बोलते हैं, जिन्होंने मारा है वही जिम्मेदार है, उनको पकड़ेंगे तो मिलेगा नजीब, उनको छोड़ दिया है तो वो नजीब कहाँ से मिलेगा। ढूंढने का पहुँचे 2-3 महीने के बाद आप स्निफर डॉग्स लेके जा रहे हैं तो किसको दिखा रहे हैं, शो क्यों कर रहे हैं। स्निफर डॉग 3 महीने के बाद किसकी खुशबू सूंघ लेगा। किया क्या इन लोगों ने, इनकी जो फौज गई थी सो कॉल्ड, वो उनकी लेडीज कांस्टेबल बेंच पे बैठ के सेल्फी ले रही थी, तो ये तो तलाशी हुई थी। तो बार बार ये लोग उसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि भाई हम तलाश रहे हैं, तो आप तलाश कहाँ रहे हैं। आपको जहाँ तलाशना चाहिए आपने उन लोगों को तो छोड़ा हुआ है, कैंपस में वो आज़ाद घूम रहे हैं। बोल रहे साथी हल्ला बोल, और डरता किससे, जोर से बोल। 2 साल होने जा रहे हैं, बताइए इन्होंने पुलिस ने, दिल्ली की एसआईटी ने, क्राइम ब्रांच ने, सीबीआई ने कोई सा कारनामा अंजाम दिया आज तक। ये पुलिस हमारे लिए नहीं है, सिर्फ इन लोगों के लिए, जो बड़े लोग गद्दियों में बैठे मंत्रियों के और नेताओं के लिए। लेकिन इन्हें जरा सी शर्म नहीं है, कोर्ट में कुछ कहते हैं, यहाँ खड़े होकर कुछ कहते हैं। कोर्ट ने इन पर भरोसा करके नहीं केस दिया था, इन्होंने कोर्ट के भरोसे को भी धोखा दिया। इन्होंने कुछ भी नहीं किया है सीबीआई ने आज तक, सिवाय झूठ के और गलतफहमी फैलाने के कुछ भी नहीं किया। नजीब के लिए तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। आज तो हमें यहाँ से मार के भगाते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं इसलिए कि डर जाए। ये आंदोलन बड़ा होता चला जाएगा, छोटा कभी नहीं होगा। 2 साल से तो नहीं रोक सके तुम आगे क्या रोकोगे, नहीं रोक सकते। ये हमें वार्निंग देते हैं, हमें लेता है कि हमारे लिए पुलिस फोर्स लगाई यहाँ पे इन्होंने। अगर इतनी पुलिस फोर्स नजीब को ढूंढने में लगाई होती तो आगे नौबत क्यों आती। मुझे हिंदुस्तान के न्याय पे पूरा भरोसा है, मुझे इंसाफ मिलेगा, आज नहीं तो कल देर आएगा दुरुस्त आएगा। ये पार्टी नेस्तनाबूद हो जाएगी, देखना बहुत जल्दी। इसके ये तलवे चाट रहे हैं सीबीआई और पुलिस। कई सारे प्रोटेस्ट हुए हैं सीबीआई के सामने, क्योंकि सीबीआई भी उसके बाद रिपीटेटिव स्टेटस रिपोर्ट देने लगी। 2 हियरिंग में उन्होंने ऐसा किया था, तो तुरंत हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा कि सीबीआई कैसे रिपीटेटिव स्टेटस रिपोर्ट दे सकती है। हमारी जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सिंपल सी चीज़ें नहीं कर पा रही हैं, जैसे कि कॉल रिकॉर्ड्स उन्होंने निकाल दिया लेकिन एनालिसिस नहीं प्रेजेंट किया।
ये मोबाइल डेटा लेने के लिए उनकी मोबाइल फ़ोन्स तो उन्होंने ले लिए, उसको डेटा रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं। उसको भेजा गया था CFSL चंडीगढ़। CFSL चंडीगढ़ ने 9 फ़ोन्स को एनालाइज करने के लिए इतने महीने लगा दिए, जिसके लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया 3 बार कि ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। ये 9 सस्पेक्ट्स हैं जिनके नाम दिए गए हैं कि इन्होंने नजीब को पीटा, और वो उन पे हमें शक है कि ये इन्वॉल्व रहे होंगे उसके डिसअपीयरेंस में। तो CBI के पास अभी 6 फ़ोन का डेटा है, 2 वो कह रहे हैं कि ख़राब है और 1 वो कह रहे हैं पैटर्न लॉक है। तो आप सेंट्रल फॉरेंसिक एजेंसी ऑफ दिस कंट्री इज सेइंग हमें पैटर्न लॉक नहीं खोल सकते हैं। अगर आप यहाँ नेहरू प्लेस या कनॉट प्लेस में लेके जाएंगे, कोई भी मोबाइल रिपेयर वाला आपको 50 रुपये में वो पैटर्न लॉक आराम से खोल के देंगे। और ये आप सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको कस्टोडियल इंटरोगेशन नहीं करना है। आप कह रहे हैं कि पहले हम इसमें जांच करेंगे, देखेंगे कोई लीड मिलता है तो हम उनको कस्टडी में लेंगे। तो ना ही आप ये कर रहे हैं, ना ही आप उनको कस्टडी में लेकर पूछ रहे हैं सवाल जवाब की आप जवाब दीजिए कि हुआ क्या है उस रात को और उसके बाद क्या हुआ है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने 1 साल का समय लिया है ताकि वो ये बहुत क्लियर कर सके और बहुत आसानी से उनको क्लीन चिट दे सके कि उन्होंने कुछ नहीं किया है और नजीब अपने आप से चला गया है और हमें नहीं पता है वो कहाँ चला गया, हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम इस केस को बंद करना चाहते हैं। मैं कह रही हूँ ना, माँ माँ होती है, चाहे वो किसी भी जुबान में बात करे, लेकिन मुझे उम्मीद है मेरा बेटा वापस आएगा। मेरी ये उम्मीद मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है जो मुझे बैठने नहीं देगी, मुझे बार बार खड़ा होने पे मजबूर करती है, और इसीलिए मैं खड़ी हो पाऊंगी इस उम्मीद के साथ कि मेरा बेटा जहाँ भी है वो ज़रूर वापस आएगा और हम सबकी मेहनत हमें उसका फल मिलेगा। हमारे यहाँ कीमा, कबाब, कोफ्ते, बिरयानी और दाल चावल, छोले चावल, इस तरह से चीज़ों से पसंद है। तो जब मैं ये सब चीज़ें बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि अजीब आ जाएगा, मैंने उसकी पसंद की चीज़ बनाई, वो आ जाएगा, वो आ जाए, कहीं भी हो आ जाए, सब लोग खाते हैं, वो से मैं मिस करती हूँ। रमज़ान में मैं इफ्तारी बनाती थी, उसके सामने भी तो वो शिफत छुरी दे ना मुझे, अम्मी सबसे ज़्यादा शौकीन खाने का, कुछ भी मैं बनाऊँगी उसे बहुत पसंद आता था, कहता मेरे अम्मी का अच्छा खाना नहीं बनाता कोई, अम्मी ने बनाया तो अच्छा नहीं। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हो उसे अच्छा खाना मिलता हो, कोई तो होगा उसका ख्याल रखने वाला वहाँ पर भी। अपने आप में एक इंसानियत का नमूना है मेरा बच्चा, मेरी परवरिश का जीता जागता एक हुस्न अखलाक, उसके अंदर मोहब्बत से सबको बोलना, अच्छे से बात करना, कभी गुस्सा नहीं करना, गुस्सा तो आता ही नहीं है इसे, ये सब उसकी खासियत है। इसी वजह से आज तमाम दुनिया में लोग उसे दुआ कर रहे हैं, उसके लिए उसे चाहते हैं कि वो जहाँ कहीं भी हो खैर से हो, वो वापस आ जाए। आगे बढ़ेंगे। JNU तालिब इल्म नजीब अहमद की गुमशुदगी के मामले में CBI ने क्लोजर रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिपोर्ट को कबूल कर लिया है। आपको बता दें कि JNU तालिब इल्म 2 साल से लापता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नजीब अहमद को देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI नहीं ढूंढ पाई। धार्मिक घृणा से जुड़े इस हाई प्रोफाइल मामले को सुलझाना तो दूर, CBI इस मामले में किसी सुराग तक नहीं पहुँच सकी। अब उसे दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की इजाज़त दे दी है। उन्हें जो करना था वो किया, क्योंकि उनके ऊपर पूरी तरह से हुकूमत का दबाव है कि नजीब को ना ढूंढा जाए, बल्कि उन लड़कों को बचाया जाए जो लोग अपराधी हैं। 9 लड़के, वो ABVP के 9 गुंडे, उन्हें बचाने के लिए तमाम टीमों ने काम किया है। हमसे उन्होंने कहा आप जो चाहती हैं हमें लिख के दें। मैंने 10 पेज का उन्हें लिख के दिया जो पहले दिन से अब तक हुआ था, लेकिन उन्होंने उस पर ना एक भी कार्रवाई नहीं की, एक बार भी नहीं की, और ना ही उन लड़कों से रिमांड ली उन लड़कों की, ना ही कोई उनसे पूछताछ की गई, बल्कि JNU में सब कुछ मौजूद है। JNU के अंदर
आई विटनेस मौजूद हैं, वार्डन गवाह मौजूद है जिसने लिखित में पूरा बयान दिया है। आज तक सीबीआई ने कोई भी बयान कोर्ट में लाकर नहीं दिखाया जो कि सच्चाई सामने आए। पूरी तरह से कोर्ट को गुमराह किया गया। मेरा और कोर्ट का टाइम बर्बाद किया है सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि सीबीआई कुछ कर ही नहीं रही थी। तो हम बैठेंगे तो नहीं है क्लोजर रिपोर्ट लगाइए, तो लड़ाई तो हमारी जंग जारी रहेगी जब तक हमें नजीब वापस नहीं मिलता, हमें इंसाफ नहीं मिलता। मैं तो लड़ती रहूँगी। एक आम बच्चा जो गली मोहल्ले या सड़क से या बाज़ार से गायब हो जाता है, क्या उसकी आवाज़ कहीं उठेगी? कौन उठाएगा उसकी आवाज़? नहीं उठती। यानी कितनी माँ बेबस लाचार होकर बैठ जाती हैं अपने घरों में, और जब मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा कोई, मेरे साथ हज़ारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, तमाम लोग बड़े बड़े इंसाफ पसंद लोग जो कि तमाम लोकतंत्र को मानने वाले, उसको जानने वाले, वो लोग मेरे साथ खड़े हैं, और पूरा यूथ तमाम हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी से तमाम बच्चे मेरे साथ खड़े हैं। तो जब उनकी कोई गिनती नहीं है तो उस माँ की क्या गिनती होगी जिसे कोई जानता ही नहीं, जिसके बेटे को कोई जानता नहीं है। तो उन माँओं से कहना चाहूँगी कि वो माएँ खड़ी हों, उठें और अपने बच्चों के लिए लड़ें। खड़ी तो हों एक बार। उनके साथ एक माँ खड़ी है जिसका नाम फातिमा नफीस है, राधिका वेमुला है और जुनैद की माँ है। मेरे साथ यहाँ 3 माँ थी। अभी आप मेरे बच्चे हैं, आपने मुझे माँ मान लिया है तो मैं जानती हूँ अपने भाई को ढूंढ कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और रही बात सीबीआई की, तो सीबीआई ने तो सही बात तो यही है केस खोला ही नहीं था, बंद क्या करेगी वो। उसने जो किया है वो इस हुकूमत के इशारों पर किया है। अब आप लोग और सोचें कि अब सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट लगाएगी तो हमें किस तरफ जाना है, क्या करना है। मैं सब कुछ आपके सामने रख कर ही आपको बताकर ही करूँगी, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो। मैं आप में आप सब में अपना नजीब देखती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि अब आइंदा किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा ना हो जो इनकी हिम्मतें बढ़ें। इन्हें जवाब देना है और ये देना पड़ेगा, और हम इनसे जवाब लेकर ही रहेंगे। हुकूमत के तमाम कारिंदे हैं जिन्हें मैंने चैलेंज किया था कि सबके साथ सबके विकास की बात करते हो तो आओ मेरे साथ खड़े हो जाओ, दिखाओ सबका साथ।